हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 में एक ब्रिटिश फिक्शन है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। तो इस पर हमने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर दी है आपके एग्जाम के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन होंगे जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के अलावा आपके सिलेबस में जितने भी फिक्शन है ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन, सभी को मैंने पढ़ा दिया है। सभी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर दी है, शॉर्ट कर दी है, लॉन्ग लगातार कर रही हूँ और प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूँ। तो आप पढ़कर अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। पेपर 1 भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आपका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अकाउंट फॉर मिस लूसी मैनेट्स मीटिंग विद मिस्टर लॉरी एट डॉवर। देखो, जो मिस लूसी मैनेट थी इस नॉवेल की जो मेन हीरोइन थी कह लीजिए, तो उसकी जो मीटिंग हुई थी मिस्टर लॉरी से। मिस्टर लॉरी कौन थे? लूसी के जो फादर थे डॉक्टर मैनेट, उनके फ्रेंड थे मिस्टर लॉरी। तो डॉवर में जो मीटिंग होती है, जो मुलाकात होती है लूसी मैनेट की मिस्टर लॉरी के साथ, उस मीटिंग के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। एट डॉवर नाम के स्थान पे मुलाकात होती है। मिस्टर जार्विस लॉरी वेट्स फॉर मिस लूसी मैनेट इन द रॉयल जॉर्ज होटल। मिस्टर जार्विस लॉरी वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे मिस लूसी मैनेट का इन द रॉयल जॉर्ज होटल में। जस्ट एज ब्रेकफास्ट इज़ फिनिश, जैसे ही ब्रेकफास्ट उनका ख़त्म होता है, मिस्टर लॉरी कम्स टू नो अबाउट द लेडीज़ अराइवल। तो मिस्टर लॉरी को लूसी मैनेट के आने के बारे में पता चलता है। शी इज़ मिस लूसी मैनेट, वो मिस लूसी मैनेट है जो इनसे मुलाकात करने के लिए आई है। मिस्टर लॉरी मीट्स हर, मिस्टर लॉरी उससे मुलाकात करते हैं। शी इज़ 17 एंड वेरी अट्रैक्टिव, वो 17 साल की लड़की है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, खूबसूरत है। हर हेयर इज़ ब्लैक, उसके बाल काले हैं। हर आइज़ आर ब्लू, उसकी आँखें ब्लू कलर की हैं। शी बिलीव्स दैट हर फादर डॉक्टर मैनेट इज़ नो मोर, और वो पूरी तरह से उसको विश्वास है कि उसके जो फादर हैं जिनका नाम डॉक्टर मैनेट है वो अब इस संसार में नहीं है, मर चुके हैं। और जैसा कि 18 साल पहले ये बात सामने आई थी लोगों के कि डॉक्टर मैनेट मर चुके हैं, इन्हें मार दिया गया है। और आपको तो पता ही है कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़ एक हिस्टोरिकल नावल है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर पूरा ये बेस्ड है। उस टाइम जो फ्रांस में हो रही थी गरीब जनता के साथ, वो पूरी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं इस नावल में, मैंने आपको जो पढ़ाया है। तो उसमें ही बताया गया था कि डॉक्टर मैनेट भी मारे गए हैं और ये लोग लंदन में रहते थे। इनकी फैमिली जो थी, जो लूसी मैनेट थी, उसको भी नहीं पता था, उसको तो बस यही लगता था कि उसके फादर मर गए हैं। नो वन हैज़ सीन हिम, किसी ने भी नहीं देखा था उनको। और हियर्ड अबाउट हिम फॉर 18 ईयर्स, और नहीं उनके बारे में कुछ सुना था 18 वर्षों तक। मतलब बस यही पता लगा था कि डॉक्टर मैनेट मर गए। 18 वर्षों से ना कोई उन्हें देखा था, ना उनके बारे में किसी ने कुछ सुना था। मिस्टर लॉरी आस्क हर, मिस्टर लॉरी पूछते हैं किससे? लूसी मैनेट से। इफ़, अगर शी विशेस टू मीट हर फादर, कि क्या वो अपने फादर से मिलना चाहती है। शी आस्क, तो इस बात पर लूसी मैनेट पूछती है अपने अंकल लॉरी से। इफ़ मिस्टर लॉरी आस्क अबाउट मीटिंग हिज घोस्ट, कि अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं उनके घोस्ट से मुलाकात करूं, मतलब इसे तो बस यही लग रहा था कि इसके फादर मर चुके हैं। जब मिस्टर लॉरी पूछते हैं कि क्या तुम अपने फादर से मुलाकात करना चाहती हो, तो उस पर लूसी पूछती है कि क्या मिस्टर लॉरी आप मुझसे अपने फादर के घोस्ट यानी भूत के बारे में मिलाने की बात कर रहे हैं। मिस्टर लॉरी एज्यूर्स हर दैट हर फादर इज़ अलाइव, तो मिस्टर लॉरी कहते हैं इस बात पर कि मिस्टर लॉरी उसे आश्वासन देते हैं कि हर फादर इज़ लाइव, कि तुम्हारे जो पिता हैं वो जिंदा हैं, जीवित हैं। हियरिंग दिस, इस बात को सुनते ही शी फेंट्स, वो बेहोश हो जाती है। अब जिस इंसान को लगे कि उसके पिता 18 वर्ष पहले ही मर गए और जब उसे ये बात 18 वर्ष बाद बताई जाए कि तुम्हारे फादर जिंदा हैं, तो कोई भी इंसान होगा उसको सुनने के बाद बेहोश हो जाएगा। हर मेड प्रॉस रिवर्क्स मिस्टर लॉरी फॉर
फ्राइटिंग द गर्ल। देखो, लूसी मैनेट की एक मेड सर्वेंट थी जिसका नाम प्रॉस था। तो वो डांटती है मिस्टर लॉरी को कि आपने क्यों लड़की को डरा दिया। मतलब प्रॉस भी डांटती है, उसकी सर्वेंट है, लूसी मैनेट की सर्वेंट है प्रॉस, ये भी डांटती है मिस्टर लॉरी को कि आपने क्यों लूसी को डरा दिया। मिस्टर लॉरी आस्क मिस प्रॉस। तो अब मिस्टर लॉरी पूछते हैं मिस प्रॉस से, जो लूसी की सर्वेंट है, टू गो विद देम टू पेरिस, कि वो भी उनके साथ पेरिस चले, क्योंकि पेरिस में ही 18 वर्षों से बैस्टील के किले में डॉक्टर मैनेट को कैद करके रखा गया है। तो जब लूसी मैनेट की मुलाकात होती है डॉवर में मिस्टर लॉरी से, तो ये उस टाइम की पूरी सीन है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर चार्ल्स डार्नेस 2 प्रॉमिसेस टू डॉक्टर मैनेट रिलेटेड टू हीज मैरिज। चार्ल्स डार्ने के 2 वादों के बारे में लिखना है आपको, जो उसने डॉक्टर मैनेट से किए थे अपने शादी के बारे में। चार्ल्स डार्ने जो था वो मिस्टर डॉक्टर मैनेट के बेटी लूसी मैनेट से प्यार करने लगा था और वो अब उसी से शादी करना चाहता था। तो शादी से पहले वो उसके फादर डॉक्टर मैनेट से 2 प्रॉमिस करता है। तो वो 2 प्रॉमिस कौन से हैं आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछता भी है लॉन्ग में। तो आपका आंसर होगा, चार्ल्स डार्ने बिलीव्स इन डिग्निटी ऑफ लेबर। चार्ल्स डार्ने विश्वास रखते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर यानी श्रम की गरिमा में। बिफोर आस्किंग लूसी टू मैरी हिम, मतलब लूसी से ये पूछने से पहले कि वह उनसे शादी करेगी, ही विशेस टू बी एन अर्निंग पर्सन, वो उससे पहले एक अर्निंग पर्सन बनना चाहते हैं, कमाने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। देखो, हर लड़का जब शादी करना चाहता है तो उससे पहले वो चाहता है कि वो एक कमाने वाला हो जाए ताकि अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सके। जब उसकी शादी होगी, फैमिली बढ़ेगी, तो मनी कहाँ से आएगी फैमिली को पालने के लिए। तो चार्ल्स डार्ने भी काफ़ी अच्छे इंसान थे और वो शादी के लिए पूछने से पहले लूसी से वो एक कमाने वाले इंसान बनना चाहते हैं। More than a year passes and Charles establishes himself as a teacher of French language and literature. More than a year passes, 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया, एंड चार्ल्स एस्टैब्लिश, और चार्ल्स स्थापित कर लेता है हिमसेल्फ, खुद को, एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में, और फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की, एंड लिटरेचर, और साहित्य की। मतलब ये भी फ्रांस के थे। चार्ल्स डार्ने जो थे ये फ्रांस के ही थे, और जो एवरमॉन्ट फैमिली थी उससे ये बिलोंग करते थे, मगर ये अपनी फैमिली से नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि इनकी फैमिली जो थी गरीबों के साथ गलत काम करती थी, अत्याचार करती थी, शोषण करती थी गरीबों का। तो इसलिए अपनी फैमिली से दूर होकर लंदन में अपना नाम बदल करके रहते हैं। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर के एक टीचर बन जाते हैं और ये अपने आप को एक अच्छा टीचर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ही बिकम्स वेरी पॉपुलर एमंग स्टूडेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। क्योंकि देखो, जब कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है ना, तो हर बच्चे की ज़ुबान पर उस टीचर का नाम होता है। तो चार्ल्स डार्ने भी अब एक ऐसे टीचर बन चुके हैं। ही सफिशिएंटली बिगिंस टू अर्न, और वो अब पर्याप्त मात्रा में कमा भी लेते हैं। ही लव्स मिस लूसी वेरी मच, और वो लूसी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वन डे, एक दिन, ही एक्सप्रेसेस हिज लव, वो अपने प्यार को व्यक्त करते हैं फॉर मिस मैनेट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर मैनेट। मिस मैनेट के लिए जो प्यार है उनके दिल में, वो अपने उस प्यार को अभिव्यक्त करते हैं उसके पिता डॉक्टर मैनेट के सामने, कि वो उनकी बेटी से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। डॉक्टर मैनेट एज्यूर्स हिम, डॉक्टर मैनेट उसे आश्वासन देते हैं। एज्यूर्स मतलब आश्वासन देना। इफ़, अगर, लूसी टू लव्स हिम, कि अगर लूसी भी तुमसे प्यार करेगी, देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल्स इन देयर मैरिज, तो उनकी शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। मतलब ये अपनी बेटी, ये क्या कहते हैं चार्ल्स डार्ने से, कि अगर मेरी बेटी भी तुमसे प्यार करेगी तो मैं तुम्हारी शादी के बीच में रुकावट नहीं बनूंगा, तुम दोनों की शादी करा दूंगा। तो अब दूसरी शर्त क्या थी? देयर इज़ वन मोर कंडीशन दैट द मैरिज शुड बी टेक प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, और शर्त ये है दूसरी कि शादी कल ही होगी, अगर लूसी मैनेट को कोई दिक्कत नहीं है तो अगली मॉर्निंग ही शादी हो जानी चाहिए। ये बात डॉक्टर मैनेट रखते हैं चार्ल्स डार्ने के आगे। चार्ल्स डार्ने हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू इट, और चार्ल्स डार्ने को इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लूसी टू विशेस फॉर इट, और लूसी भी यही चाहती है कि उसकी शादी चार्ल्स डार्ने से हो जाए।
तो इनकी शादी हो भी जाती है, बेटी भी इनकी एक होती है। तो इस तरह से ये जो प्रॉमिस है आपका, ये आपको लिखना होगा। ये एक अर्निंग पर्सन बनते हैं, उसके बाद ये शादी करते हैं लूसी मैनेट के साथ। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मार्किस एंड चार्ल्स डार्नेट रिलेशन विद हिम। जो मार्किस का और चार्ल्स डार्ने का एक दूसरे के साथ रिलेशन है उसको डिस्कस करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्किस इज द अंकल ऑफ चार्ल्स डार्ने। मार्किस जो है अंकल है, चाचा है चार्ल्स डार्ने का, और चार्ल्स डार्ने भतीजा मार्किस का। मार्किस इज नॉट ए गुड मैन। मार्किस अच्छा आदमी नहीं है। ही इज क्रूल, ग्रीडी एंड करप्ट। ये क्रूल है, निर्दयी है, ग्रीडी है और करप्ट भी है। और ये लोग गरीबों का काफ़ी अत्याचार करते थे, बेकार आदमी थे ये लोग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम आप लोग देखेंगे जो समाज में बड़े लोग होते थे वो गरीबों के ऊपर बड़ा गलत काम करते थे, अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। तो ये मार्किस भी जो था, मार्किस की जो फैमिली थी, चार्ल्स डार्ने की जो फैमिली थी काफ़ी बड़ी थी पेरिस में, लेकिन चार्ल्स डार्ने को नफरत थी कि गरीबों के ऊपर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ से भागकर लंदन रहता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप, और वो जिम्मेदार है रेप का। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मार्किस की बात हो रही है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप एंड डेथ ऑफ गर्ल फॉर हुज ट्रीटमेंट डॉक्टर मैनेट वॉज कॉल्ड मार्किस हैज़ नो ह्यूमैनिटी। तो मार्किस जो है जिम्मेदार है रेप का और मृत्यु का एक लड़की का, जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर मैनेट कर रहे थे। और ये बात डॉक्टर मैनेट को पता चल जाती है कि मार्किस ने ही उस लड़की का रेप किया है, उसको मारा है। तो इसलिए वो मार्किस डॉक्टर मैनेट को जेल में डाल देता है। और आप लोगों को तो पता ही है, पूरा नॉवेल आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो मार्किस के बारे में डॉक्टर मैनेट कहते हैं कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है। गैस्पर्ड्स चाइल्ड इज क्रॉस्ड अंडर हिज कार्ट। और जो गैस्पर्ड का बेटा था वो भी कुचल दिया जाता है उसके कार्ड के द्वारा। अपनी बग्गी में बैठकर मार्किस अपने बंगले की तरफ जा रहा था, तो गैस्पर्ड का बेटा खेलते हुए आ रहा था, तो उसकी बग्गी में दब जाता है, तो उसके बेटे को मार देता है और चला जाता है। बट ही डज़ नॉट फील सॉरी फॉर इट। लेकिन उस मार्किस के अंदर ज़रा भी फील नहीं हुआ सॉरी करने के लिए, मतलब इनके अंदर इंसानियत थी ही नहीं। डार्ने डज़ नॉट लाइक हिज अंकल, और डार्ने अपने अंकल को पसंद नहीं करता था। ही इज़ नोबल एंड जेंटलमैन पर्सन, और एक नोबल और सज्जन आदमी है। तो देखिए यहाँ पर जो डार्ने और मार्किस का रिलेशन है वो अंकल और भतीजे का है। अंकल काफ़ी बेकार इंसान है, ह्यूमैनिटी नहीं है, जबकि डार्ने उसी खानदान के होते हुए भी एक अच्छे और नोबल एंड जेंटलमैन पर्सन हैं, और कभी ये गरीबों पर अत्याचार और शोषण नहीं करते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ ए टेल ऑफ टू सिटीज़। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवेल का बैकग्राउंड क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे आपके वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। तो आपको तो पता ही है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आप इसका आंसर लिखेंगे, द नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज़ इज कंपोज्ड विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ को कंपोज किया गया एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, और बैकग्राउंड है इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा बैकग्राउंड है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ का, और इसमें पेरिस और लंदन दो जगह की सेटिंग रखी गई है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर पूरी ये नॉवेल बेस्ड है। Dickens has followed all historical development of the period in England and France with perfect accuracy. Dickens जो हैं, चार्ल्स डिकेंस इस नावल के ऑथर हैं, राइटर हैं। तो डिकेंस ने इंग्लैंड और फ्रांस में उस काल के सभी ऐतिहासिक विकासों का पूर्ण सटीकता के साथ अनुसरण किया है, और इस नावल में उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो गरीबों के ऊपर शोषण किया जाता था और मजलूमों को बैस्टिल के किले में कैद करके रखा जाता था, उसके बारे में पूरा इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ का जो बैकग्राउंड है वो हिस्टोरिकल है, जो पूरी तरह से बेस्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। तो ये सारे आपके ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं आप उनको तैयार कर लीजिएगा, वो एग्जाम में दिए जाते हैं। और आपका ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के अलावा भी जितना नावल है सब पर क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर दिए, पूरा नावल पढ़ा दिया है। 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं पूरी कंप्लीट हो गई है, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। और पेपर 1 जो इंग्लिश लिटरेचर का है उसको भी पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसकी भी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। एंड इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने सभी सब्जेक्ट को चेक करके चैनल पे अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।